तो समान अध्ययन के अंतर्गत जो आपका अगला टॉपिक है वो भारत के इतिहास से जुड़ा हुआ है और भारत के इतिहास के अंतर्गत मैं आपको आज आंग्ल कर्नाटिक वार के बारे में बताऊंगा। अब यहां पे मैं कोई स्टोरी नहीं बताने जा रहा हूं आपको पूरा का पूरा कि कर्नाटक के नवाब और अंग्रेजों के बीच में और फ्रांसीसियों के बीच में क्या आपस में कॉन्फ्लिक्ट था, वो बिल्कुल नहीं बताऊंगा। मैं सिर्फ आपको कर्नाटिक वार बताऊंगा कि कर्नाटिक वार कितने हुए और इनका क्या रिजल्ट निकला, कौन कौन सी संधियों के साथ कौन सा कर्नाटक वार जो है आपका समाप्त हुआ। ठीक है, तो आज के सेशन में कर्नाटिक वार आप लोग डिटेल से मेरे साथ समझने का प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। और कर्नाटिक वार में आप सभी को जो है एक याद कर लेना। देखो, इससे पहले मैंने आंग्ल मराठा युद्ध आपको बताया था, आंग्ल मराठा के साथ साथ मैंने आपको आंग्ल मैसूर युद्ध बता दिया, 2 बता दिया। अब कर्नाटिक वार की बारी है। कर्नाटक वार आज के बाद भूलना नहीं चाहिए, जो पढ़ाता जाऊं उसको मेमोराइज करते जाओ। एक बार मेमोराइज कर लोगे क्लास में ही मेरी पूरी कोशिश रहेगी। ठीक है, चलिए देखिए, मैंने जैसा कि आपको बताया था कि यहां पर अंग्रेजों के साथ साथ बहुत सारी यूरोपीय कंपनियां थी, जिनमें से एक फ्रांसीसी भी थे। फ्रांसीसी वैसे काफी बाद में आए थे। तो अंग्रेजों का फ्रांसीसियों के साथ एक संघर्ष चलता है और इस संघर्ष में कर्नाटक का नवाब और हैदराबाद, इन दोनों के राजनीतिक हस्तक्षेप, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो यहां की जो इनर पॉलिटिक्स थी, यहां पे उत्तराधिकार से संबंधित मुद्दे थे, इन दोनों को हाईजेक कर लेते हैं। एक तरफ से अंग्रेज हो जाते हैं, दूसरी तरफ से फ्रेंच हो जाते हैं। मतलब देखो, शुरुआत के मतलब जो कर्नाटक वार थे ना, टोटल 3 कर्नाटक वार हुए हैं। पहले तीनों के तीनों कर्नाटक वार को आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, यहां पे 3 कर्नाटक वार हैं। आप देखिए, ये कर्नाटक वार है, आप लोग लिख लीजिए। ये एंग्लो फ्रेंच संघर्ष है, अंग्रेजों का फ्रांसीसियों के साथ संघर्ष है। कर्नाटक वार इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें कर्नाटक का नवाब और हैदराबाद, इन दोनों के जो उत्तराधिकार का इशू था ना, उसको जो है इन्होंने क्या किया था, कर्नाटक वार में जो है इंट्रोड्यूस किया था, है ना, उसको लिया था। तो यहां पे देखिए, पहला जो कर्नाटक वार है आपका, पहला कर्नाटक वार जो आपका है 1746 से लेकर 1748 के बीच में होता है। ठीक है, वैसे जो पहला कर्नाटक वार है वो तो ऑस्ट्रिया के मुद्दे पर था। ठीक है, ऑस्ट्रिया, यहां पे कोई मुद्दा नहीं था। कर्नाटक, इसका मतलब जो ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार का मामला था, ऑस्ट्रिया यूरोप में एक देश है, वहां पे उत्तराधिकार का मामला था और उस उत्तराधिकार के मामले में ब्रिटिश और फ्रेंच दोनों आपस में भिड़ गए और ये जहां जहां पर पूरे विश्व में थे वहां वहां भिड़ गए। तो भारत में थे तो भारत में भी भिड़ गए, समझ रहे हैं, आपस में। और फिर यहाँ पे कई सारे घटनाक्रम होते हैं कि अंग्रेजों का कैप्टन वर्नेट होता है और वो फ्रांसीसी जहाजों पर अधिकार कर लेता है, फिर फ्रांसीसी में डुप्ले होता है, वो एक पूरी कहानी है, यहाँ पे कहानी बात नहीं करेंगे। ठीक है, चंदा साहेब और वो कई सारे नाम, अनवरुद्दीन, चंदा साहेब, कई सारे ये नाम आते हैं। यहाँ पे मैं कोई नाम नहीं लेने वाला हूँ, यहाँ पे मैं सिर्फ इतना बताने वाला हूँ कि प्रथम कर्नाटक वार आपका 1746 से लेकर के 1748 तक रहा। बस इतना आप याद कर लीजिए, इतना ही जरूरी है। ठीक है, पहला कर्नाटक, मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला कर्नाटक वार आपका 1746 से 1748 तक रहा। ठीक है, अब ये जो मतलब बाद में 1948 को एक संधि हो जाती है, एक्सला-सैपल की संधि। ठीक है, जैसे ही ये संधि होती है, उस संधि के बाद ये पूरा का पूरा जो है आपका समाप्त हो जाता है। ठीक है, और ये संधि वहीं पे ब्रिटिशर्स के द्वारा होती है 1700, यहां पे देख लेते हैं। ये देखिए, पहला जो है कर्नाटक वार यहां पे 1746 है, 1746 से 1748 अंग्रेज और फ्रेंच आपस में लड़ते हैं। एक्सला-सैपल की संधि होती है, एक्सला-सैपल की संधि होती है और इस संधि के साथ ही आपका ये 1748 में संधि होती है और इसके बाद ये कर्नाटक वार आपका रुक जाता है। ठीक है, क्लियर है, स्पष्ट है। और मैं इसमें अब इसके बाद दूसरा, फिर वही पैटर्न वही आएगा, पहले कोई युद्ध होगा, फिर संधि होगी, युद्ध होगा, फिर संधि होगी, युद्ध होगा, फिर ये संधि होगी। ये मतलब अंग्रेजों का चलता रहा है। इसके बाद दूसरा जो आंग्ल कर्नाटक वार है, दूसरा आंग्ल कर्नाटक वार जो आपका है, जैसे ही पहला समाप्त हुआ फिर दूसरे में भिड़ गए। मतलब इनका ये चलता ही रहता था, इनका कोई एक फिक्स पैटर्न नहीं था। पहला लड़े, फिर दूसरे में आ गए, दूसरा लड़े, तीसरे में आ गए। तो 48 में पहला खत्म हुआ, फिर 1749 से 1754 तक दूसरा चला, दूसरा कर्नाटक वार चला। ठीक है, दूसरा कर्नाटक वार में इन्होंने
कर्नाटक के उत्तराधिकार और हैदराबाद के उत्तराधिकार को लेकर के मतलब इन्होंने हस्तक्षेप किया था। एक तरफ अंग्रेज थे और एक तरफ जो है फ्रेंच था, डुप्ले था। ठीक है, और इसमें एक संधि होती है 1755 में जिसको हम बोलते हैं पांडिचेरी की संधि, और पांडिचेरी की संधि से यह युद्ध रुकता है। पांडिचेरी की संधि, डुप्ले यहां पर था, पांडिचेरी की संधि ये होती है 1755 में। 1755 में ये आपकी 1748 में एक्सला सैपेल की संधि, ठीक है ना, सैपेल की संधि। ठीक है, दूसरा आपका समयावधि टेन्योर देख लीजिए 1749 से 1754 तक। ठीक है, इसके बाद तीसरा आंग्ल कर्नाटक वार होता है। तीसरा आंग्ल कर्नाटक वार जो है 1756 से 1763 तक होता है। 1756 से 1763, और इसमें पूरी तरीके से फ्रांस जो होता है, फ्रेंच जो पावर होती है धीरे धीरे समाप्त हो जाती है कंप्लीटली। ठीक है, वांडीवास का युद्ध होता है और फिर ये आपस में 1763 में पेरिस की संधि होती है। और पेरिस की देखो संधियां कहां हो रही हैं, दूसरे वाले में तो पांडिचेरी की संधि है क्योंकि यहां पर जो है मुद्दा भारत से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये एक्सला सैपेल की संधि है, ये ब्रिटेन में मतलब यूरोप में हो रही है पेरिस की संधि। ये भी आपकी यूरोप में संधि हो रही है, वहां पे शांत हुए, सब जगह शांत हुए। ठीक है, और ये पूरा जो आप देख रहे हैं ना, ये टेन्योर है सप्तवर्षीय युद्ध का। सप्तवर्षीय युद्ध 7 साल, ये पूरा का पूरा ब्रिटेन, और ये सब आप विश्व इतिहास में पढ़ते हैं वैसे। ठीक है, मैं किसी मेंस आंसर राइटिंग के किसी एक दिन टॉपिक में लेकर किसको डिटेल में पढ़ा दूंगा, वो अभी उसको आप जो है यहां पर बस इतना जान लीजिए। ठीक है, मैं क्योंकि बहुत डिटेल में जाने लग जाऊंगा तो फिर आप गड़बड़ा जाएंगे। सप्तवर्षीय युद्ध का ही विस्तार था ये पूरा का पूरा मामला। ठीक है, तो यहां पे देखिए 3 आंग्ल कर्नाटिक वार हुए हैं। पहला 1746 से लेकर 1748, दूसरा 1749 से 1754, तीसरा 1756 से 1763। ठीक है, और इसमें पेरिस की संधि हुई है, दूसरे वाले में पांडिचेरी की संधि हुई है, तीसरे में एक्सला सैपेल की संधि हुई है। इसी के बीच में 1760 में वांडीवास का युद्ध हुआ था। वांडीवास का युद्ध जो हुआ था ना, उसमें फ्रेंच पराजित हो गए थे और पांडिचेरी और चंद्रनगर इन सब क्षेत्रों तक सीमित रह गए थे। 1760 में वांडीवास हुआ था। वांडीवास में फ्रेंच पूरी तरीके से पराजित हो गए और उनकी पावर फिर हमेशा के लिए कमजोर हो गई। क्लियर है, स्पष्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल सा मामला है। ठीक है, ये देखो बहुत, ये 7 साल चला युद्ध थर्ड वाला, ये 5 साल चला और ये आपका लगभग 2 साल चला। तो अंग्रेजों का फ्रांसीसियों के साथ संघर्ष है ये। यहां पे तो बीच में मामला फंस जाता है, बीच में कर्नाटक के उत्तराधिकार का मुद्दा आ जाता है ना, कर्नाटक का उत्तराधिकार का मुद्दा और हैदराबाद के उत्तराधिकार का मुद्दा। ठीक है, तो ये जो है पूरा का पूरा मुद्दा था और इस मुद्दे के कारण से गड़बड़ हो जाता है पूरा का पूरा मामला। ठीक है, फ्रांसीसी दोनों में रहते हैं, हैदराबाद के मुद्दे में भी रहते हैं, हैदराबाद में मुजफ्फर जंग के साथ, कर्नाटक में चंदा साहिब के साथ, है ना, और यहां पे ईस्ट इंडिया कंपनी भी आ जाती है, अंग्रेज भी आ जाते हैं कि हैदराबाद में जो है हम नासिर जंग को बनाएंगे, कर्नाटक में अनवरुद्दीन को नवाब बनाएंगे। तो ये अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव खड़े करने लग जाते हैं नवाबी बनाने के लिए, और उसी का ही विस्तार है दूसरा जो आपका आंग्ल। तो ये सब चीजें डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। रॉबर्ट क्लाइव भी इस दौरान पे था आपका। ठीक है, हाँ लगभग आप लोगों को समझ में आ गई। हाँ 1760 है भाई, ये 1760 है, 760 नहीं लिखा मैंने, वो एक यहाँ पे दब गया आपका। चलिए जी, तो इतिहास से जुड़ा हुआ ये टॉपिक है, सिंपल सा है। ठीक है, इतिहास से जुड़ा हुआ ये टॉपिक है, आपका इतिहास का टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब देखिए दूसरा सब्जेक्ट आपका चालू होता है। दूसरा सब्जेक्ट जैसे कि मैंने बताया संविधान का। अभी मैं संविधान के भाग ही आपको क्लियर करवा रहा हूं, सारे के सारे संविधान के भाग ही चल रहे हैं हमारे। ठीक है, संविधान के भाग 10 तक आप लोगों ने पढ़ लिया था, 10 तक मैंने पढ़ा दिया था ना भाई, संविधान के भाग 10 कंप्लीट हो गए थे। अब भाग 11 से देखो, मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि भारतीय संविधान के भाग टोटल, यदि भारतीय संविधान के भागों की बात करें तो टोटल कितने भाग हैं इस समय वर्तमान में? 25 भाग हैं। मूल संविधान में 22 भाग थे, वर्तमान में 25 भाग हैं। 8 अनुसूचियां थी, 12 अनुसूचियां हो गई। 395 अनुच्छेद तब भी थे, 395 अनुच्छेद अब भी हैं। संख्या के आधार पे 450 प्लस अनुच्छेद हैं संख्या के आधार पे देखें तो हमने भाग 10 तक याद कर लिया था और आपको रट जाना चाहिए भाग 10 बच्चों, भाग 10 तक रट जाना चाहिए। देखो है ना,
भाग 1 संघ और राज्य क्षेत्र, भाग 2 नागरिकता, भाग 3 मौलिक अधिकार, भाग 4 राज्य के निषेध तत्व, भाग 5 आपको मैंने बताया था संघ वाला क्षेत्र, है ना, भाग 6 राज्यों से जुड़ी हुई, राज्यों का पूरा डिस्कस किया था, भाग 7 आपका निरसित हो गया है, भाग 8 का संघ राज्य क्षेत्र, भाग 9 आपका स्थानीय प्रशासन से जुड़ा हुआ है और भाग 10 आपका अनुसूचित जाति और जनजातियों से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये मैंने भाग 10 तक आपको बता दिया था। अब रट जाने चाहिए भाग 11। देखो भाग 11 आपका संघ राज्य संबंध से जुड़ा हुआ है। संविधान का भाग 11 किससे जुड़ा हुआ है? संघ राज्य संबंध से, संघ राज्य संबंध से जुड़ा हुआ है, ध्यान रखिएगा। भाग 10 आपका जुड़ा हुआ है, भाग 11 संघ और राज्यों के बीच संबंध, है ना, विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध, ये सारे संबंध हैं आपके। वित्तीय संबंध के लिए भाग 12 अलग से कर दिया। 3 प्रकार के संबंध हो सकते हैं केंद्र और राज्य के बीच में। विधायी संबंध, है ना, विधायी संबंध मतलब कानून निर्माण कौन कहां करेगा, तो उसके लिए संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची बना दी गई है। ठीक है, तो आपका अब इसके लिए आर्टिकल देख लीजिए, आर्टिकल 245 से लेके 263 तक, इसी में आपके विधायी और प्रशासनिक दोनों प्रकार के संबंध हैं। मैं आर्टिकल भी याद कराऊंगा, अभी जैसे भाग याद करा रहा हूं ना, वैसे आर्टिकल भी याद कराऊंगा। ठीक है, इसके बाद भाग 12 आपका वित्त, संपत्ति, संविदाय और वाद है ना, मतलब यहां पे वित्तीय संबंध बताए गए हैं आपके, यहां पे आपके वित्तीय संबंध बताए गए हैं। आर्टिकल 264 से लेकर 300A तक है आपका भाग 12 में, याद कर लीजिए इसको। भाग 11 संघ और राज्यों के बीच संबंध, आर्टिकल 245 से लेकर 263। भाग 12 में वित्त, संपत्ति, संविदा और वाद, आर्टिकल 264 से लेकर 300A। अब जो 300A है ना, ये आपका संपत्ति का मौलिक अधिकार हुआ करता था पहले। संपत्ति एक मौलिक अधिकार था, 44वें संविधान संशोधन में इसको जोड़ा गया है। ठीक है, 44वें संविधान संशोधन में संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा करके 300A में रख दिया गया है। विधि के प्राधिकार के बिना कोई भी राज्य आपको आपकी संपत्ति से वंचित नहीं कर सकता है, ये प्रावधान यहां पर किए गए हैं। ठीक है, इसके बाद भाग 13, भाग 13 आपका क्या है? भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम, इसकी स्वतंत्रता दी गई है। आर्टिकल 301 से 307 तक है। यहां पर फिर से मैं आपको बता रहा हूं, भाग 13 क्या है? भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम। ठीक है, इसमें आर्टिकल 301 और 307 तक की बात हुई है, 301, 307। ठीक है, भाग 13 ध्यान रखिएगा। भाग 13, भाग 13 क्या है? भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। ठीक है, भाग 14 क्या है आपकी? यह आपको याद होना चाहिए, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, जो आप लोग तैयारी कर रहे हैं ना, अखिल भारतीय सेवाएं, यहाँ पे आईएएस की सेवाएं जितनी, आईएएस, आईपीएस की सेवाएं जो हैं, अखिल भारतीय सेवाएं जो हमारी टोटल 3 सेवाएं हैं वर्तमान में। एक आपका भारतीय प्रशासनिक सेवा जिसको हम आईएएस कहते हैं, भारतीय पुलिस सेवा और तीसरी भारतीय वन सेवा। ये 3 आपकी अखिल भारतीय सेवाएं हैं जिनमें नियुक्ति सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है और ये अपनी सेवाएं भारत के राज्यों में देते हैं। तो अखिल भारतीय सेवाओं के बात में है और इसी में आपका यूपीएससी के बारे में भी बात है और आपका जो स्टेट पीएससी है। तो भाग 14 में ही ये सारी बातें हैं। आर्टिकल 308 से लेकर 323 तक दिया गया है। आर्टिकल 308 से लेकर के 323 तक है आपका। ठीक है, इसके बाद है भाग 14A, ये नया जो है आपका जोड़ा गया है। इसमें ट्रिब्यूनल्स हैं आपके, इसमें क्या है? आपके अधिकरण, ये भी ध्यान रखिएगा, प्रशासनिक अधिकरण है। जैसे लाइक मान लीजिए कल के दिन आपका सिलेक्शन जब होगा और आप प्रशासनिक सेवा में जाएंगे तो उसके लिए एक अलग से ट्रिब्यूनल बनाया गया। आपसे जुड़ा हुआ कोई भी मुद्दा होता है, आपकी सर्विस से जुड़ा हुआ, आपकी सैलरी से जुड़ा हुआ, आपके वेतन से जुड़ा हुआ, आपकी प्रोन्नति से जुड़ा हुआ कोई भी मैटर होता है तो आप उसके लिए कैट में जाएंगे। कैट भी आपका एक जो है प्रशासनिक सेवाओं के लिए केंद्रीय प्रशासनिक जो है ट्रिब्यूनल बनाया गया, अधिकरण बनाया गया है। ठीक है, तो ये जो है मुद्दे निपटाते, बहुत सारे ट्रिब्यूनल बने हुए हैं। जैसे एनजीटी है आपका, हरित प्राधिकरण है आपका, हरित न्यायिक प्राधिकरण है, 2010 में बनाया गया था। तो इसमें आर्टिकल 243A और B दिए गए हैं अधिकरणों में। तो बस आज इतना ही, नहीं एक और कर लीजिए, भाग 15 कर लीजिए, ये है निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग आर्टिकल 324 से लेकर 329। ठीक है, ये आप कर लीजिए। तो ये आपके कितने हो गए? ये पॉलिटी के आपके टोटल इतने भाग हो गए। फिर से एक बार फास्ट करेंगे। भाग 11 संघ और राज्यों के बीच संबंध, आर्टिकल 245 से 263। भाग 12 वित्त, संपत्ति, संविदा और वाद, 264 से 300A। भाग 13 भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम, आर्टिकल 301 से 307।
भाग 14 संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं 308 से 323, भाग 14 अधिकरण 323 से 323 बी। देखो बहुत सारे लोग ट्रिक वगैरह बताते हैं, मैं ट्रिक वाला टीचर नहीं हूं, और आप भी ट्रिक में याद मत करिए, क्योंकि पहले तो ट्रिक याद करो और ट्रिक के बाद इनको याद करो। आप डायरेक्टली याद करिए। आप प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आप ट्रिक वगैरह के चक्कर में मत पड़िए, डायरेक्टली 2-3 बार देख लेंगे, जिंदगी भर के लिए याद हो जाएगा, ठीक है। और मैं जिस तरीके से करा रहा हूं भूलना नहीं चाहिए आप लोगों को। इसके बाद भाग 15 ये निर्वाचन से जुड़ा हुआ है, आर्टिकल 324 से 329 ए तक है आपका निर्वाचन से जुड़ा हुआ मामला। सभी को क्लियर है? पॉलिटी का ये टॉपिक कंप्लीट हुआ, आगे के भाग नेक्स्ट सेशन में पढ़ाऊंगा। तो ये आपके हो गए भाग आपके कंप्लीट, ठीक है। इतने रट जाने चाहिए। अब मैं 15 तक के भाग आपके कंठस्थ होने चाहिए, पुराने सारे। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। भाग 1 आपका क्या है? संघ एवं राज्य क्षेत्र। भाग 2 नागरिकता। भाग 3 मौलिक अधिकार। भाग 4 आपका राज्य के निहित तत्व। 4A आपका मौलिक कर्तव्य है ना। भाग 4.1 42वें संविधान संशोधन से फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी गई है आपके, है ना। रूस के संविधान से, सोवियत संघ के संविधान से लिया गया आपका। स्वर्ण सिंह कमेटी बनी थी उसके रिकमेंडेशन पे। इसके बाद भाग 5 आपका संघ से जुड़ा हुआ है। संघ राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, आपका जो है मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री, लोकसभा, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, जो सुप्रीम कोर्ट है, इसके अलावा महाधिवक्ता है, CAG है, जितने भी आपके केंद्रीय बड़े बड़े संवैधानिक पद हैं, संस्थाएं हैं, कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, सबको लेकर चर्चा भाग 5 में है। भाग 6 में राज्य के बारे में चर्चा है। राज्यपाल, राज्यपाल के बाद राज्यपाल की मंत्रिपरिषद, मुख्यमंत्री, विधानसभा, विधान परिषद, आर्टिकल 169 विधान परिषदों का सृजन और उत्साधन को लेकर के है आपका, है ना। कहीं पर द्विसदनीय है, कहीं पर एक सदनीय है, विधानमंडल वहां पे होता है। और इसके बाद जो है आपका फिर आपका वहां पे स्टेट का जो है महाधिवक्ता होता है, एडवोकेट जो है आपका महाधिवक्ता होता है आपका, है ना। इसके बाद आपका हाई कोर्ट है, और इनकी पूरी की पूरी कार्यप्रणाली पूरी की पूरी रहती है, कैसे विधेयक पारित होगा, क्या क्या पावर्स हैं, सारी चीजें भाग 6 में। भाग 7 निश्चित हो गया है, भाग 7 नहीं रहा। भाग 8 जो संघ शासित प्रदेश हैं वो है। भाग 9 आपका स्थानीय प्रशासन से जुड़ा हुआ है। 9A जो मैंने आपको बताया था ग्रामीण प्रशासन से, 9B आपका शहरी निकाय से, और 9B आपका जो है, माफ करिएगा, 9 आपका पंचायती राज, 9A आपका शहरी निकाय, 9B आपका जो है सहकारी समितियों से जुड़ा हुआ है। भाग 10 आपका अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में जो प्रशासन है वहां से जुड़ा हुआ है, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों में। भाग 11 आपका ये रहा। भाग 11 संघ और राज्यों के बीच संबंध, आर्टिकल 245 से 63। भाग 12 वित्त संपत्ति संविधाएं और वाद, 264 से 300A। भाग 13 संघ, भारत के संघ राज्य क्षेत्र के बीच व्यापार वाणिज्य समागम, ये नहीं भूलना चाहिए। यहीं पर आर्टिकल 280 है, वित्त आयोग के बारे में चर्चा है। भाग 13 आपका जो है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर, देखो जो संपत्ति का अधिकार है भाग 12 में रखा हुआ है आपका। संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 300A तक है, क्योंकि ठीक है, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, आर्टिकल 301 से 307। और ये आपका भाग 14 है, संघ और राज्यों की अधीन सेवाएं, ये भी आप भूलना मत। ये अधिकरण है, ट्रिब्यूनल है। मैच द फॉलोइंग आता है, ये क्वेश्चन गलत नहीं करके आना है, ठीक है। भाग 14A ये आपका आर्टिकल 323A से 323B, और ये भाग 15 निर्वाचन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। निर्वाचन में आपका 324 से 329। स्पष्ट है, क्लियर है, सबको कॉन्फिडेंट है। 15 तक भूलेंगे नहीं, 15 के आगे मैं और याद करा दूंगा अगले सेशन में, ठीक है। अब देखिए, आज आपको बहुत सारा डेटा मैं बताने वाला हूं। पीछे देख रहे हैं, पीछे कुछ आपको दिख रहा होगा, यहां पे कुछ डेटा आप लोग देखने वाले हैं। बहुत शानदार डेटा आपको मैं बताने वाला हूं। कौन सा डेटा आप लोग पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं भारत में, ये ज्योग्राफी का टॉपिक है, ये ज्योग्राफी का टॉपिक है। और जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि मैं बहुत सिलेक्टेड होकर के पढ़ाऊंगा, एग्जाम में जो पूछा जाएगा वो पढ़ाऊंगा आपको। तो देखिए, एक क्वेश्चन आपका बनता है कि कौन सा खनिज किस राज्य में पाया जाता है। प्रथम स्थान में कौन है, द्वितीय स्थान में कौन सा है, तृतीय स्थान में कौन सा है। तो हम जो समझने वाले हैं, हम समझने वाले हैं खनिज, ठीक है। और खनिज को भंडार की दृष्टिकोण से समझेंगे, ये ध्यान रखिएगा। एक तो होता है उत्पादन, उत्पादन में बाद में पढ़ाऊंगा। खनिजों के भंडार की दृष्टिकोण से भारत के राज्यों का स्थान, राज्यों का स्थान। अब एक साथ सारे नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं धीरे धीरे आपको पूरे रटवा दूंगा। ये लेटेस्ट डेटा है, इस डेटा से प्रारंभिक परीक्षा में खूब क्वेश्चन आते हैं। मानते हो कि नहीं मानते हो? आते हैं कि नहीं आते? और हमेशा आपको भूलता है ये। तो कुछ महत्वपूर्ण अभी पढ़ाऊंगा मैं, एक साथ सारे नहीं पढ़ाने वाला, महत्वपूर्ण आपको पढ़ा दूंगा,
ठीक है ना, घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, सब पूरे हो जाएंगे। तो बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं भारत में, है ना, और राज्यों के हिसाब से अलग अलग जो है डेटा है इसका। भंडारण के दृष्टिकोण से हम लोग देखने वाले हैं सबसे पहले कोयला। कोयला भंडारण के दृष्टिकोण से, उत्पादन के दृष्टिकोण से बाद में देखेंगे। जितना कुछ भी डेटा में लिखवा रहा हूं, भंडारण मतलब किसी भी राज्य में उसका भंडारण कितना है, कितना भंडार है, भंडारण समझ रहे हैं ना। देखो कहीं पे भंडारण ज्यादा हो सकता है पर उत्पादन कम है। जैसे लाइक मान लीजिए आपके पास, आप दो मित्र हैं, एक के पास 100 रुपए है, एक के पास 50 रुपए है, तो देखा जाए भंडारण के दृष्टि से आपका जो है, मान लीजिए आप दो दोस्त हैं ए और बी, बहुत आसान भाषा में समझा, तो ए के पास 100 रुपए हैं, बी के पास 50 रुपए हैं, तो भंडारण किसके पास ज्यादा है, ए के पास। लेकिन हो सकता है कि ए मात्र 10 रुपए ही खर्च करे और बी हो सकता है 40 रुपए खर्च कर दे। तो ये उत्पादन ये ज्यादा कर रहा है, ये ज्यादा खर्च कर रहा है, ज्यादा उत्पादित कर रहा है। इसके पास है नहीं लेकिन खर्च ज्यादा कर रहा है, इसके पास है बहुत पर खर्च कम कर रहा है। तो भंडारण ये वाला भी हम लोग सेगमेंट देख रहे हैं, उत्पादन हम बाद में देखेंगे, इसको आसान भाषा से समझ लो, ठीक है। भंडारण और उत्पादन के डेटा को अलग अलग पढ़ना है, पहले हम भंडारण, ताकि कंफ्यूजन ना रहे। तो भंडारण के दृष्टिकोण से यदि हम कोयला की बात करें तो जो मेरे पास डेटा है ये 2019 का डेटा है, 1 अप्रैल 2019 का अपडेटेड डेटा है, जिसमें नंबर 1 में झारखंड है। रट लो इसको, नंबर 1 पे झारखंड है। कोयला का सबसे ज्यादा भंडारण जो है नंबर 1 में वो झारखंड में है, झारखंड में है, ठीक है, झारखंड में नंबर 1 में झारखंड। नंबर 2 में आपका जो है कोयला कहां पर है, नंबर 2 में जस्ट बगल में उसके उड़ीसा, पूरी की पूरी छोटा नागपुर का पठार वाला बेल्ट है ना आपका। दूसरे नंबर पे ओडिशा है, ओडिशा। और तीसरे नंबर पे उसी से सटा हुआ है यह है आपका छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। अब यहां पे बहुत सारी खाने पाई जाती है, मैं खानों के नाम अलग से किसी सेशन में बताऊंगा कि कौन कौन सी खाने पाई जाती हैं यहां पे। तो कोयला में ये वाला याद कर लो, ये आता है, कोयला से क्वेश्चन आता है कि भंडारण के दृष्टिकोण से नंबर 1 कौन है, झारखंड, फिर ओडिशा, फिर छत्तीसगढ़। ये अभी लेटेस्ट डेटा है, ये चेंज भी होता रहता है। देखो डेटा भी हमें ध्यान देते रहना है कि कब कौन सा डेटा आ रहा है, बट अभी 2000 लिख सकते हो, 1 अप्रैल 2019 के हिसाब से डेटा है पूरा का पूरा, ठीक है। अब यहां पे दूसरा ये देखो लोहा है, आप लोगों ने लोहा, कच्चा लोहा नहीं देखा होगा, आप लोग जो देखते हैं ना वो सारा का सारा जो है, जो धातु भट्टियां होती हैं वहां से जो है पूरा पूरा धुआं लोहा आता है। तो देखो लोहा के कई सारे अयस्क होते हैं, एक तो हेमेटाइट है, दूसरा मैग्नेटाइट है। हेमेटाइट सबसे अच्छा लोहा माना जाता है। लौह अयस्क, ये क्या है आपका, लौह अयस्क है, अयस्क। कोयला के भी बहुत सारे जो है हमारे अयस्क होते हैं, मैं अयस्क वगैरह अलग से पढ़ाऊंगा, मतलब अभी केवल हम ये देख रहे हैं इसलिए अयस्क वगैरह में फिर बहुत ज्यादा डेटा हो जाता है। तो इसमें हम एक काम करते हैं, सबसे बेहतरीन उच्च गुणवत्ता का जो लोहा होता है उसको हम हेमेटाइट कहते हैं, हेमेटाइट, ठीक है। इसका जो अयस्क है, तो हेमेटाइट का डेटा अलग है और मैग्नेटाइट का डेटा अलग है। मैग्नेटाइट भी भारत में पाया जाता है, मैग्नेटाइट भी पाया जाता है। लोहा मतलब पर्याप्त मात्रा में हम देखते हैं। अभी हम विश्व के साथ भी कंपेयर करेंगे, किसी एक उसमें हम ऐसे भी फैक्ट लेंगे जिसमें विश्व के साथ भी पढ़ेंगे। तो यदि लोहा में मैं आपको हेमेटाइट की बात करूं तो हेमेटाइट पाया जाता है सबसे ज्यादा उड़ीसा की खानों में। भंडारण की दृष्टिकोण से मैं बार बार बोल रहा हूं, इसमें गड़बड़ मत करना, ठीक है, यहां से क्वेश्चन फिर गड़बड़ा जाता है। उत्पादन नहीं है, भंडारण है। ओडिशा नंबर 1 में आपका ओडिशा है, ठीक है, हेमेटाइट में। नंबर 2 में झारखंड है, नंबर 3 में छत्तीसगढ़ है। झारखंड है तो देखो कोयला और लोहा एक जगह ही पाया जा रहा है ना, झारखंड है। और नंबर 3 में आपका छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ है। रट जाओ इस चीज को, मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन आता है या फिर टिक करने के लिए क्वेश्चन आता है। यदि मैं मैग्नेटाइट की बात करूं तो मैग्नेटाइट में नंबर 1 में कर्नाटक है। कर्नाटक में कुद्रेमुख वगैरह है ना, यहां पे धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। धारवाड़ क्रम की चट्टानों में खूब सारी धातु सामग्री पाई जाती है, तो कर्नाटक है। कर्नाटक के बाद दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश है। इसमें चुंबकीय गुण होते हैं मैग्नेटाइट में, है ना, चुंबकीय गुण होते हैं आंध्र प्रदेश। और तीसरे नंबर पे आपका राजस्थान है, ठीक है। मैग्नेटाइट उतना नहीं पाया जाता, है ना। तो ये आपको 2 डेटा याद करना है। यदि हेमेटाइट पूछता है तो ये वाला डेटा रहेगा आपका, ओडिशा,
झारखंड और छत्तीसगढ़, और मैग्नेटाइट पूछता है तो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और राजस्थान। सभी लोग क्लियर हैं? अभी यूपी में यूपी में लोहा नहीं है ना, यूपी में लोहा नहीं है। चलिए, ये हो गया आपका लोहा। अब ये वाला अयस्क शायद आप लोगों ने, ये बक्साइट है, बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है, आप सभी जानते हैं, ठीक है? जानते हैं कि नहीं जानते हैं? देखा नहीं होगा कभी भी, आज देख लो आप लोग। तो बॉक्साइट भंडारण के दृष्टिकोण से सबसे ज्यादा बॉक्साइट कहां पाया जाता है? भंडारण, इससे एल्युमिनियम बनता है आपका, ठीक है? धातु के प्रति जो है चांदी के बाद जो है चालकता बहुत ज्यादा होती है एल्युमिनियम में, चांदी सबसे ज्यादा मोस्ट चालक है, और फिर आपका जो है एल्युमिनियम आता है, ठीक है? तो भंडारण की दृष्टिकोण से नंबर 1 बॉक्साइट में ओडिशा है, ओडिशा। दूसरे नंबर पे आपका आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश, और तीसरे नंबर पे आपका गुजरात है, गुजरात है, ठीक है? बॉक्साइट का भंडारण के दृष्टिकोण से टॉप 3 स्टेट, ये भी याद कर लो। हाँ, अभी देखो वर्ल्ड का डेटा यहां पे मत लिखो, देखो मैं सिर्फ इंडिया तक रहते हैं, और इससे क्या होगा, हम कंफ्यूज नहीं होंगे, वर्ल्ड में भी आएंगे। मैं अलग अलग करके आपको इसीलिए पढ़ा रहा हूं ना, ताकि आपके अंदर कंफ्यूजन नहीं रहे किसी को भी, ठीक है? कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है? बॉक्साइट के बाद अगला देखिए भाई साहब, चमकती हुई ये सोने की खान है, सोने की खान है। भारत में सोना भी पाया जाता है, सोना। देखिए केजीएफ की याद आ रही होगी आपको, केजीएफ में देखा ना आपने, कोलार माइंस को लेकर के पूरी मूवी बनी हुई है आपकी, ठीक है? तो ये कहां पे है आपका? ये नंबर 1 पे कर्नाटक है आपका, नंबर 1 पे कर्नाटक भंडारण की दृष्टिकोण से, कर्नाटक नंबर 1 में कर्नाटक है। नंबर 2 में राजस्थान है, राजस्थान, ठीक है? और नंबर 3 में आपका है, ये भंडारण की दृष्टिकोण से बता रहा हूं, उत्पादन की दृष्टिकोण से नहीं बता रहा हूं, आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश। यहां पर सोना पाया जाता है, सर्वाधिक सोना यहां पे कर्नाटक में है भंडारण की दृष्टिकोण से, भंडारण, ठीक है? केजीएफ मूवी आपकी बनी है ना साउथ में, तो यहीं से है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। ये आपका भंडारण के दृष्टिकोण से सोना को लेकर के हो गया। चांदी भी है आपका, भारत में वैसे चांदी बहुत कम पाई जाती है, ये आप देख पा रहे हैं, चांदी की खानें हैं। तो राजस्थान में खेतड़ी की खान है आपकी, राजस्थान में आपका खेतड़ी पड़ता है ना, तो चांदी भी है आपका, चांदी, चांदी में नंबर 1 है राजस्थान भंडारण में, भंडारण, चांदी के भंडारण में नंबर 1 पे राजस्थान, रट लो, ये क्वेश्चन भी आता है, 1 नंबर का क्वेश्चन है आपका। दूसरे नंबर पे झारखंड, झारखंड बहुत ज्यादा चांदी नहीं पाई जाती, पर जितनी भी है डेटा के हिसाब से देख लीजिए। इसके बाद तीसरे नंबर पे है आंध्र प्रदेश, तीसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश, ये सब रट जाना है ठीक है, रटते रहना है भाई। चलिए आगे चलते हैं। ये आप देखिए यहां पे, ये देख पा रहे हैं, ये भी एक, ठीक है, प्राकृतिक उत्पाद है आपका, ये कच्चा तेल है, सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल, ये कहां पर सबसे ज्यादा पाया जाता है? असम। भंडारण की दृष्टिकोण से कच्चा तेल भंडारण नंबर 1 पे है असम। डिगबोई का नाम सुना है ना आपने, असम, यहां पे बहुत सारा जो है पेट्रोलियम पदार्थ पाए जाते हैं। दूसरे नंबर पे गुजरात है, जामनगर का नाम सुना होगा आपने, गुजरात भंडारण की दृष्टिकोण से। और तीसरे नंबर पे राजस्थान है, राजस्थान में भी क्रूड ऑयल पाया जाता है, राजस्थान में भी आपका कच्चा तेल पाया जाता है, ठीक है? तो ये डेटा भी याद रखिएगा, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। अगला, ये आप देख पा रहे हैं ना, यहां पे ये एक चिमनी लगी हुई है और इधर से आग निकल रही है, ये आपका प्राकृतिक गैस है। प्राकृतिक गैस भी आमतौर पे जहां पे कच्चा तेल पाया जाता है वहां पे प्राकृतिक गैस भी पाई जाती है। प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस। तो प्राकृतिक गैस में देखें तो नंबर 1 पे आपका असम है, असम आपका नंबर 1 पे है प्राकृतिक गैस में, असम आपका नंबर 1 में है। दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश है, तीसरे नंबर पे आपका राजस्थान है, राजस्थान है, ठीक है? प्राकृतिक गैस असम, आंध्र प्रदेश और राजस्थान, ठीक है? ये ध्यान रखना, ये प्राकृतिक गैस के लिए है। और जो कच्चा तेल था इसमें भी असम, गुजरात और राजस्थान था, ठीक है?
चलिए आगे चलते हैं। या आंध्र प्रदेश में ना आपका केजी बेसिन है, कृष्णा गोदावरी बेसिन, वहां पर बहुत ज्यादा पेट्रोलियम भी पाया जाता है और वहां पर ये है। ये आप देख रहे हैं, ये है तांबा। तांबा, तांबा भी सबसे ज्यादा भारत में तांबा पाया जाता है। कहां पे? एक ही स्टेट है, राजस्थान। राजस्थान में खेतड़ी की खानें जो आपकी हैं, राजस्थान में पाया जाता है तांबा। ठीक है, कॉपर। ठीक है, राजस्थान के अलावा झारखंड, फिर मध्य प्रदेश। नंबर 1 राजस्थान, नंबर 2 झारखंड, झारखंड, और नंबर 3 में मध्य प्रदेश। सर्वाधिक आपका यहीं पाया जाता है कॉपर। ठीक है, और मैं यहां पे एक फैक्ट और बता देता हूं, सबसे पहली धातु की खोज मानव ने तांबा ही की थी। तांबा को टिन से मिला के फिर कांसा बनाया था हमने। सिंधु घाटी सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता है। पहली धातु ये है। लोहे का आविष्कार, तीसरे नंबर पे लोहे का आविष्कार हुआ था 1000 BC में। ठीक है, उत्तर वैदिक काल जहां से शुरू होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हाँ, ये भी आपका कॉपर ही है। ये आप देख रहे हैं ना, ये भी कॉपर है। ऐसे ये अयस्क के तौर पे पाया जाता है। चमक देख रहे हैं ना, ये कॉपर के ही, मतलब कॉपर इस तरीके से पाया जाता है, फिर इसका निक्षेपण करके इसको निकालते हैं। पत्थरों में देखिए दबा हुआ है, ये पत्थरों में कैसे दबा हुआ है, पूरा कॉपर ही है ये। ठीक है ना, तो आप देखिए पृथ्वी अपने गर्भ में क्या क्या दबाए हुए है, कितने सारे आप सभी के लिए, है ना। चलिए, ये हो गया ज्योग्राफी से जुड़े हुए कुछ तथ्यात्मक क्वेश्चन। ज्योग्राफी से जुड़े हुए तथ्यात्मक क्वेश्चन हो गए। ठीक है, अब अगला चलते हैं पर्यावरण के टॉपिक में, इन्वायरमेंट के टॉपिक में। पर्यावरण 3 सब्जेक्ट हो गए, एक हिस्ट्री हो गया, हिस्ट्री के बाद आपका पॉलिटी हो गया, पॉलिटी के बाद आपका ज्योग्राफी हो गया। ठीक है, खनिज वाला जो टॉपिक है ज्योग्राफी के अंतर्गत था। अब तीसरा टॉपिक आपका, चौथा टॉपिक है पर्यावरण से जुड़ा हुआ, पर्यावरण। अब पर्यावरण में मैं आपको सतत विकास लक्ष्य याद करा रहा था, भूलना मत। जो लोग कल की क्लास में थे, मैंने आपको बताया था कि 2015 में सतत विकास लक्ष्य आए थे आपके। क्या आए थे? सतत विकास लक्ष्य। कल मैंने आपको पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? बताओ आप लोग, भूलना मत। अब मैं सतत विकास लक्ष्य आप लोगों को आगे पढ़ना है। देखो 17 लक्ष्य थे ये टोटल, और मैंने आपको बताया था इन लक्ष्य से डायरेक्ट भी क्वेश्चन आते हैं और मेंस आंसर राइटिंग में भी आप इनका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने देखो जो आपको कल बताया था, पहला लक्ष्य आप था गरीबी के सभी रूपों को पूरे विश्व से समाप्त करना, पहला लक्ष्य था कि नहीं था? भूल तो नहीं गए हो? संयुक्त राष्ट्र के द्वारा एजेंडा 2030 17 सतत विकास लक्ष्य, कहां है सब लोग? याद है ना? 7 लक्ष्य याद कराए थे, आज आगे के 10 और याद कराऊंगा। तो पहला वाले में पहला गरीबी से जुड़ा था, दूसरा भूख की समाप्ति, खाद्य सुरक्षा, बेहतर पोषण, टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना, दूसरा खाद्य सुरक्षा से जुड़ा था, एक बार रिकैप कर लो। तीसरा जो है आपका स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ था, है ना, सभी आयु के लोगों के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा, स्वस्थ जीवन देना। चौथा आपका समावेशी शिक्षा से जुड़ा हुआ था आपका, चौथा शिक्षा से। पांचवा लैंगिक समानता से जुड़ा हुआ था। छठवां आपका पेयजल से जुड़ा हुआ था। सातवां आपका ऊर्जा से जुड़ा हुआ था। तो 7 याद कराए थे। अब 8वां आपको देखना है। 8वां क्या है? सभी के लिए निरंतर समावेशी। पहली बात, निरंतर समावेशी सतत आर्थिक विकास करना है हमें, पूर्ण और उत्पादक रोजगार, बेहतर कार्य को बढ़ावा देना। तो 8वां आपका रोजगार से जुड़ा हुआ है। 8वां किससे जुड़ा हुआ है? रोजगार से। 8वां रोजगार से। 9वां आपका, 9वां लक्ष्य किससे जुड़ा हुआ है? 9वां आपका जुड़ा हुआ है औद्योगिकरण से। औद्योगिकरण से, औद्योगिकरण, ताकि रोजगार को बढ़ावा मिले, है ना, बुनियादी ढांचा बनाना, समावेशी बनाना, सतत औद्योगिकरण करना। 9th आपका इससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, 9th आपका इससे जुड़ा हुआ है। इसके बाद अगला है दो देशों के बीच में असमानता को कम करना, यानी कि जो विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाएं हैं वहां पे असमानता को कम करना, बराबरी लाना। ठीक है, तो ये आपका 10वां लक्ष्य है। आपका 10वां लक्ष्य किससे जुड़ा हुआ है? समानता स्थापित करना, समानता स्थापित करना। मैं शॉर्टकट बता रहा हूं आपको। सतत विकास लक्ष्य, संयुक्त राष्ट्र का एजेंडा 2030। इसके बाद अगला है सुरक्षित, लचीले और टिकाऊ शहर बनाना, मानव बस्तियों का निर्माण करना। तो ये आपका शहरीकरण से जुड़ा हुआ है। शहरीकरण कौन सा नंबर है आपका? 11 नंबर। 11 नंबर शहरीकरण से है, जो शॉर्टकट बता रहा हूं ध्यान रखना।
12 नंबर आपका क्या जुड़ा हुआ है, स्थायी खपत और उत्पादन पैटर्न को सुनिश्चित करना। स्थायी खपत यानी एक तरीके का खाद्य जो मैनेजमेंट है आपका, फूड चेन मैनेजमेंट जिसे हम कहते हैं इसको मैं जोड़ रहा हूं खाद्य आपूर्ति श्रृंखला, आपूर्ति श्रृंखला इससे जुड़ा हुआ है, खाद्य आपूर्ति श्रृंखला से जुड़ा हुआ है 12 नंबर। 13 नंबर आपका किससे जुड़ा हुआ है, जलवायु परिवर्तन से जुड़ा हुआ है। जलवायु परिवर्तन, हमें जलवायु परिवर्तन के लिए तत्काल कार्रवाई करना है। जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, जलवायु परिवर्तन से जुड़ा हुआ है। आपका 14 नंबर किससे जुड़ा हुआ है, 14 जो आपका है ये जुड़ा हुआ है सतत विकास। किससे जुड़ा हुआ है, सतत विकास से लिए, सतत विकास से जुड़ा हुआ है। सतत विकास के अंतर्गत क्या बोला गया है, महासागरों, समुद्रों, समुद्री संसाधनों का संरक्षण का प्रयास करना। यह आपका 14 नंबर है, ठीक है। मैं 7 ही याद कराऊंगा, नहीं तो फिर ओवर हो जाएगा, आपके लिए ज्यादा हो जाएगा। वैसे 4 बचे, 4 हम कल कर लेंगे, ठीक है। एक बार फिर से हम याद करते हैं। पहला वाला गरीबी से जुड़ा था, पहला गरीबी से जुड़ा है सतत विकास लक्ष्य, ठीक है। दूसरा खाद्य सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। तीसरा आपका स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। चौथा आपका शिक्षा से जुड़ा हुआ है। पांचवा आपका लैंगिक समानता से जुड़ा हुआ है। छठवां आपका पेयजल से जुड़ा है। सातवां आपका ऊर्जा से जुड़ा है। आठवां रोजगार से जुड़ा है। नवा औद्योगिकरण से जुड़ा है। आपका 10वां आपका समानता स्थापित करने से जुड़ा हुआ है। 11वां आपका शहरीकरण से जुड़ा है। 12वां आपका खाद्य आपूर्ति श्रृंखला से जुड़ा है। 13वां जलवायु परिवर्तन से है और 14वां आपका सतत विकास से है। ये टोटल 14 याद कर लो, फिर आपके 3 और बचेंगे, 3 मैं कल कराऊंगा, आज नहीं कराऊंगा, ठीक है। इतना याद कर लो, ठीक है, 14 याद कर लो, फिर वो ज्यादा हो जाएंगे, मैं ज्यादा नहीं देना चाहता, जितना पचा पाओ उतना ही। और ये याद होने चाहिए। देखो इनका उपयोग मेंस आंसर राइटिंग में करोगे आप लोग, प्रीलिम्स में डायरेक्ट पूछे जाते हैं तो डायरेक्टली आपको इनका आंसर आप दे पाओगे। और कभी भी ऐसे लिखते हो, कभी भी आंसर राइटिंग करते हो, कभी भी गरीबी के बारे में लिखना है, आप जिक्र करिए इनका, संयुक्त राष्ट्र के एजेंडा 2030 का, सतत विकास लक्ष्यों का आप जिक्र करिए, आपको बेनिफिट होगा। अच्छा आप लोग कह रहे हैं पूरे वो 3 भी करवा दूं क्या, आप 3 कहें तो 3 लास्ट के भी करवा दूं। चलो एक बार पहले 1 से 14 तक करते हैं, फिर उसी गति में कर जाएंगे, उन तीनों को भी खत्म ही करते हैं, ठीक है। चलो पहला कह रहा है गरीबी के सभी रूपों को पूरे विश्व समाप्त करना यानी गरीबी। दूसरा कह रहा है भूख की समाप्ति, खाद्य सुरक्षा, बेहतर पोषण, टिकाऊ कृषि को बढ़ावा यानी खाद्य सुरक्षा। तीसरा कह रहा है स्वास्थ्य सुरक्षा, स्वस्थ जीवन को बढ़ावा यानी स्वास्थ्य। चौथा आपका समावेशी, न्याय संगत, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के साथ सभी को सीखने का अवसर देना यानी शिक्षा। मूक दर्शक मत बने रहना, सिर्फ लिखते भी रहना, पेन चलता रहे तो बात बनती रहे। जो शॉर्टकट लिख रहा हूं उसको लिख लेना, ठीक है। 5वां लैंगिक समानता से जुड़ा हुआ है। 6वां आपका जो है स्वच्छता और पेयजल यानी 6वां पेयजल से जुड़ा है। 7वां आपका ऊर्जा से जुड़ा हुआ है। 8वां आपका किससे जुड़ा हुआ है, 8वां आपका रोजगार से जुड़ा हुआ है। 8वां में क्या लिखा हुआ है, सभी के लिए निरंतर समावेशी सतत आर्थिक विकास करना, पूर्ण और उत्पादक रोजगार, बेहतर कार्य को बढ़ावा देना। 9वां आपका लचीला बुनियादी ढांचा, समावेशी और सतत औद्योगिकरण यानी औद्योगिकरण से 9वां जुड़ा हुआ है। 10वां देशों के बीच असमानता को कम करना, ठीक है, तो समानता स्थापित करने से जुड़ा हुआ है। 11वां आपका सुरक्षित, लचीले और टिकाऊ शहरीकरण से जुड़ा हुआ है, ठीक है। 12वां आपका स्थायी खपत और उत्पादन पैटर्न को सुनिश्चित करना यानी खाद्य आपूर्ति श्रृंखला से जुड़ा हुआ है। 13वां आपका जलवायु परिवर्तन से जुड़ा हुआ है। 14वां आपका सतत विकास से जुड़ा है। अब देखो 15, 16, 17 ये 3 बचे हैं, इनको भी निपटा ही देते हैं। 15 कह रहा है सतत उपयोग को बढ़ावा देने वाले स्थलीय पारिस्थितिकी प्रणालियों को सुरक्षित, जंगल, भूमि क्षरण, जैव विविधता। जैव विविधता, जैव विविधता से जुड़ा हुआ है आपका जैव विविधता। देखो कोई ना कोई कीवर्ड आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। जैव विविधता का नुकसान रोकना है हमें, जैव विविधता का संरक्षण करना है, ये 15 नंबर है। 16वां नंबर क्या कहता है, 16वां नंबर कहता है कि सतत विकास के लिए शांतिपूर्ण और समावेशी समितियों को बढ़ावा देना, साथ ही सभी स्तरों में इनको प्रभावी और तो मतलब एक तरीके से न्याय से जुड़ा हुआ, जस्टिस से, है ना, जस्टिस से यानी सभी को न्याय मिल सके, तो ये आपका न्याय से जुड़ा है 16वां। और 17वां आपका किससे जुड़ा हुआ है, वैश्विक भागीदारी से। किससे जुड़ा हुआ है आपका, वैश्विक भागीदारी से। ये लीजिए आपके 17 लक्ष्य हो गए।
अब आप चाहो तो इनको रट लो। 17 कीवर्ड मैं आपको दे चुका हूं, ये 17 के 17 कीवर्ड भी याद रहे तो आप लिख पाओगे। नंबर 1, पहला कीवर्ड गरीबी, दूसरा कीवर्ड खाद्य सुरक्षा, तीसरा कीवर्ड आपका तीसरा लक्ष्य स्वास्थ्य, चौथा लक्ष्य शिक्षा, पांचवा लक्ष्य लैंगिक समानता, छठवां लक्ष्य पेयजल, सातवां लक्ष्य ऊर्जा, आठवां लक्ष्य रोजगार, नौवां लक्ष्य औद्योगिकरण, 10वां लक्ष्य समानता स्थापित करना, 11वां लक्ष्य शहरीकरण, 12वां लक्ष्य खाद्य आपूर्ति श्रृंखला, 13वां लक्ष्य जलवायु परिवर्तन से निपटना, 14वां लक्ष्य सतत विकास करना, 15वां लक्ष्य जैव विविधता का संरक्षण, 16वां लक्ष्य सभी के लिए न्याय और 17वां लक्ष्य वैश्विक भागीदारी। बताओ याद हुआ कि नहीं याद हुआ? बताओ याद हुआ कि नहीं याद हुआ? याद हुआ कि नहीं याद हुआ? अब यह याद नहीं हो रहा तो फिर भाई आपका डिफॉल्ट है। ठीक है, मैंने इतनी बार बता दिया, अब इसको रिवाइज कर लेना, इसको 2-3 बार रिवाइज कर लेना। मैंने अपने तरफ से आप लोगों के लिए बहुत आसान कर दिया है। सभी लोग इसको याद कर लेना हर हालत में, ठीक है ना भाई? चलिए, एजेंडा 2030 ये आपका हो गया। ठीक है, 17 लक्ष्य। अभी आगे जब इनको लेकर और कुछ भी होगा वो भी डिस्कस करेंगे। हाँ चलिए, कम से कम कॉन्फिडेंस आया ना, क्योंकि ये आमतौर पे बच्चों को याद नहीं होता है, तो मेरा काम यही था कि आपको कैसे न कैसे करके याद करा दूं। ठीक है, 17 के 17 लक्ष्य हो गए। चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। अब चलते हैं, ये आपका पर्यावरण हो गया। अब आगे चलते हैं जीव विज्ञान के टॉपिक को। जीव विज्ञान में देखिए अब आ चुका है आपके सामने फल फ्रूट्स। ठीक है, फ्रूट्स ही फ्रूट्स रखे हुए हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि बहुत सारे खाद्यान्न होते हैं, खाद्यान्नों के उत्पादन को लेकर के उनको क्या तकनीकी तौर पे हम कहते हैं। ठीक है, जो हम खेती करते हैं, जैसे फलों की खेती करने को हम पोमोलॉजी कहते हैं। फलों की खेती क्या है? फलों की कृषि क्या है आपका? फलों की कृषि है पोमोलॉजी। पोमोलॉजी, ठीक है, ये मैंने आपको पिछले उसमें बताया भी था, अच्छे से पढ़ाया था ना। पोमोलॉजी है ना, पोमोलॉजी है ये आपका। फलों की खेती पोमोलॉजी काफी सारे बता चुका हूं, अब लगभग थोड़े से बचे हैं तो ये भी खत्म ही कर लेते हैं। इसके बाद अगला है आपका एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी आपकी फसलों की खेती से जुड़ा हुआ है। जैसे एग्रीकल्चर आपका कृषि से जुड़ा हुआ है, वैसे एग्रोनॉमी उसी से जुड़ा हुआ है, फसलों की खेती। एग्रोनॉमी मतलब फसलों की खेती, फसलों की खेती इससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसके बाद अगला चलते हैं। हाँ, ये एग्रोनॉमी आपका फसलों की खेती से है। ये आप देखिए देखने में थोड़ा सा आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को घिन आ रही होगी, लेकिन किसान के 3 मित्र थे पहले, अब मित्र बदल गए हैं। वैसे एक मित्र तो केचुआ था, किसान का सबसे परम मित्र है, इसका स्थान ले लिया जैव उर्वरक। अब जैव उर्वरक की हम बात कर रहे हैं तो जैव उर्वरक में देखिए, जैव उर्वरक बना रहा है केचुआ। ठीक है, केचुआ भी मतलब पहले केचुआ पालन भी होता था, इसके लिए अभी भी करते हैं जो जैविक खेती बनाते हैं ना, जैविक खाद। तो कृषि उत्पादन में केचुआ पालन को बर्मी कल्चर कहा जाता है। क्या बोला जाता है इसको? बर्मी कल्चर। बर्मी कल्चर, केचुआ पालन आपका बर्मी कल्चर है। क्या है आपका? बर्मी कल्चर। क्या बोलते हैं इसको? बर्मी कल्चर। ठीक है, दूसरा दोस्त क्या है किसान का? एक समय बैल होता था, उसकी जगह ट्रैक्टर ने ले लिया है, इसकी जगह रासायनिक खादों ने ले लिया है। बेचारा अब रासायनिक खाद डाल देते हैं मिट्टी में, वैसे भी ये मर भी जाता है। ठीक है, तो ये आपका बर्मी कल्चर है, कृषि उत्पादन की वृद्धि के लिए केचुआ पालन करना, बर्मी कल्चर बहुत सारे लोग करते हैं। ये आप देख पा रहे हैं, ये क्या है? ये समंदर क्षेत्र में सीपों को जो है संभाला जा रहा है। सीपों का व्यापार करते हैं बहुत सारे लोग, और सीपों के व्यापार के लिए कृत्रिम प्रजनन की भी तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। जो आप ये देख पा रहे हैं ना, इसको बोलते हैं ओस्ट्री कल्चर। क्या बोलते हैं इसको? ओस्ट्री कल्चर। ओस्ट्री कल्चर, सीपों का व्यापार। ये आप देख पा रहे हैं ना, ये है सीपें, है ना। सीपें आप जानते हैं समंदर क्षेत्र में पाई जाती हैं, तो सीपों का व्यापार जो होता है आपका, ये ओस्ट्री कल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? ओस्ट्री कल्चर। ओस्ट्री कल्चर, सीपों का व्यापार, ओस्ट्री कल्चर। आगे चलते नेक्स्ट। ये आप देख रहे हैं, आप लोगों ने जैतून का तेल बचपन में आपके खूब माता पिता ने लगाया होगा, और अभी भी ओलिव ऑयल आता है, बहुत महंगा आता है ओलिव ऑयल। ये आप देख रहे हैं, ये ओलिव है, ओली कल्चर कहते हैं। जैतून का उत्पादन करना, उसका व्यापार करना, तो ये जैतून की खेती करते हैं, इसी को हम ओली कल्चर कहते हैं। क्या बोलते हैं? ओली कल्चर।
ओली कल्चर क्या है आपका? जैतून की खेती करना, जैतून का व्यापार करना, ओली कल्चर। ध्यान रखना, ओली कल्चर आता है आपका जैतून से जुड़ा हुआ। ठीक है, नेक्स्ट अगला चलते हैं। हाँ, ये जैतून ही है पूरा आपका। अगला चलते हैं घोंघा। ये आप जानते हैं घोंघा, बचपन में आपने देखा होगा बहुत सारा, मतलब गांवों में आमतौर पे अभी भी दिख जाते हैं नदियों के किनारे। और घोंघा जो है, कई बार घोंघा के अंदर एक जीव पाया जाता है ना, तो घोंघे का भी संवर्धन किया जाता है। इसको स्नेल बोलते हैं, है ना। तो इसके लिए हेली कल्चर शब्द यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है? हेली कल्चर। हेली कल्चर याद हो रहा है ना आपको? ये हेली कल्चर, ये घोंघा संवर्धन को लेकर के है। जो स्नेल्स होते हैं उनका संवर्धन करते हैं, घोंघाओं का। ठीक है, अब एक और लास्ट देख लेते हैं, बीटी कल्चर। बीटी कल्चर सभी जानते हैं, अंगूर की खेती को बीटी कल्चर कहते हैं। तो देखो, ये भी मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन है आपके, जितने मैं बता रहा हूं मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन है। बीटी कल्चर आपका क्या है? अंगूर की खेती। ठीक है, अभी आगे और रहेंगे और पढ़ लेंगे। तो अभी देखो, बीटी कल्चर अंगूर की खेती हो गया। ठीक है, घोंघा संवर्धन हेली कल्चर हो गया आपका। जैतून की खेती जो आपका है ये ओली कल्चर हो गया। ये सीपों का व्यापार है आपका, ओस्ट्री कल्चर कहते हैं, सीपों का व्यापार संवर्धन। ये बर्मी कल्चर है आपका, केचुआ। और ये आपका एग्रोनॉमी, फसलों के से जुड़ी हुई जो चीजें हैं, फसलों की खेती। और ये आपका जो है पोमोलॉजी है, ये तो आप जानते ही हैं। ठीक है, फलों की खेती करते हैं। अब नेक्स्ट आपका आ गया इकोनॉमी। देखो, साइंस भी हो गया। साइंस के बाद हम आ जाते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था का एक कॉन्सेप्ट समझेंगे। कल मैंने आपको विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के बारे में बताया था, उससे पहले 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के बारे में बताया था, है ना। आज भी एक कॉन्सेप्ट लेंगे, और आज एक ऐसा कॉन्सेप्ट ले रहा हूं जिससे 2-3 कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्या पढ़ाने वाला हूं आपको? मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है। अर्थव्यवस्था, देखो आप में से बहुत सारे लोगों को डर लगता है, ये सब्जेक्ट इतना कठिन नहीं है यदि इसको सही से समझाया जाए। मैंने इकोनॉमी आपको बैच में बहुत अच्छे से पढ़ाई, ऑनलाइन बैच में। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था, देखो आसान भाषा में पहले मैं बता रहा हूं, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र विद्यमान होते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का ही एक उदाहरण है। ठीक है, अब एक बार ध्यान से समझिएगा। देखिए, आमतौर पर होता क्या है, 3 प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं हो सकती हैं। ये आप इमेज देख रहे हैं। पहले प्रकार की अर्थव्यवस्था को हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं, दूसरे प्रकार की अर्थव्यवस्था को हम समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं, और तीसरे प्रकार की अर्थव्यवस्था दोनों का जुड़ा हुआ रूप है, पूंजीवादी प्लस समाजवादी इक्वल टू मिश्रित अर्थव्यवस्था। हमारे देश में पूंजीवादी भी है, समाजवादी भी है। अब देखो, पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था है, एक पर्सन थे आपके जिनका नाम था एडम स्मिथ। एडम स्मिथ आप सभी लोग जानते हैं, इन्होंने एक बुक लिखी है, और इन्होंने एक बुक लिखी है वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन, वेल्थ ऑफ नेशन में इन्होंने राज्य के द्वारा अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप को नहीं करने के बारे में बताया। मतलब राज्य को हस्तक्षेप की नीति बोलते हैं, लेसेस फेयर का सिद्धांत, हिंदी में बोलते हैं हस्तक्षेप की नीति। ये प्रतिपादित किया किसने? एडम स्मिथ ने। कहां पर? वेल्थ ऑफ नेशन में, कि राज्य जो है अर्थव्यवस्था में किसी प्रकार का हस्तक्षेप ना करे। अर्थव्यवस्था को पूरी तरीके से बाजार की शक्तियों के द्वारा, बाजार की शक्तियां क्या हैं? बाजार की शक्तियां क्या हैं? बाजार की 2 शक्तियां हैं। एक शक्ति है मांग और दूसरी शक्ति है आपूर्ति। इसको हम बोलते हैं डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, बाजार की 2 शक्तियां हैं, मांग और आपूर्ति, डिमांड एंड सप्लाई। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाएं जो होती हैं, उसमें जो राज्य होता है, राज्य आप समझ रहे हैं ना, नेशन स्टेट की बात कर रहा हूं मैं यहां पे, है ना। जो राज्य होता है वो एक विनियामक संस्था के तौर पे होता है, विनियामक संस्था के तौर पे होता है। अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से बाजार की शक्तियों पे, यानी डिमांड एंड सप्लाई पे ही पूरी तरीके से क्या होती है? आश्रित होती है। ठीक है, राज्य एक रेगुलेटरी बॉडी होगा, पूरा का पूरा काम बाकी बाजार की शक्तियां करेंगी। सिंपल भाषा में आप इसको समझिएगा। ठीक है, सिंपल भाषा में इसको समझिएगा सभी लोग। ठीक है, बहुत ज्यादा इसमें टेंशन नहीं लेनी है। लेकिन यहाँ पे देखो 3-4 फैक्ट बता दिए मैंने। एक एडम स्मिथ, इसकी बुक है वेल्थ ऑफ नेशन, इसमें निकल के आता है आपका हस्तक्षेप की नीति का सिद्धांत। राज्य सिर्फ और सिर्फ एक रेगुलेटरी बॉडी के तौर पे होता है। बहुत सारी जो संस्थाएं उनका रेगुलेशन करता है, देखता रहता है, कंट्रोल नहीं करता। कंट्रोल करना अलग चीज है, रेगुलेशन करना अलग चीज है। ठीक है, तो ये इसी को हम
यहां पे इसी को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं, और यहां पे निजी अर्थव्यवस्था भी इसको कह सकते हैं। अर्थव्यवस्था यहां पे निजी अर्थव्यवस्था यानी प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, और ये पूरी तरीके से लाभ पे आधारित होती है। किस पे आधारित होती है? लाभ पे आधारित। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल क्या है? यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, प्लस जो आपकी यूरोपीय देश हैं, ज्यादातर यूरोपीय देश, ठीक है। एक तो ये थी, इसका लीडर एक तरीके से अमेरिका ही मानिए, वहीं से पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट निकल के आया। अमेरिका में ज्यादातर चीजें देखेंगे प्राइवेट ही है, सरकार कुछ नहीं कर रही है, सब कुछ प्राइवेट कंपनी। एलन मस्क भैया, उनका जो है स्पेस एक्स है, वो भी उन्होंने फॉल्कन रॉकेट बना रखा है, वो अपना, हमारे यहाँ इसरो ही करता है, कोई प्राइवेट कंपनी अभी अपने रॉकेट थोड़ा ना भेज रही है। वहां पे न्यूक्लियर वो जो मतलब बहुत सेंसिटिव मुद्दे भी जो होते हैं वो भी प्राइवेट सेक्टर ही संभालता है उनको, चाहे डिफेंस से जुड़े हुए होंगे, है ना। वो जो नाभिकीय रिएक्टर बनाते हैं वहां पे प्राइवेट कंपनी के पास है, हवाई जहाज बना रहे हैं तो वहां पे बोइंग के पास है, बहुत सारी कंपनियां, वो सब प्राइवेट कंपनी काम करती हैं, ठीक है। ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था नहीं, पूरी तरीके से निजी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था मार्क्स के सिद्धांत पे आधारित है। एक पर्सन थे कार्ल मार्क्स, आप सभी जानते हैं, ठीक है। इनके द्वारा समाजवादी अर्थव्यवस्था में यह बताया गया कि ये सार्वजनिक, इसी को हम सार्वजनिक अर्थव्यवस्था भी कहते हैं, सार्वजनिक अर्थव्यवस्था। यहां पे राज्य की भूमिका क्या होती है? राज्य अर्थव्यवस्था पे पूर्ण नियंत्रण रखता है। क्या रखता है? पूर्ण नियंत्रण। पूर्ण नियंत्रण यानी सब कुछ राज्य का होता है, राज्य का ही स्कूल होगा, राज्य के ही सारा काम राज्य करेगा। राज्य अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है, नियंत्रित करता है। ये एक बंद अर्थव्यवस्था है। समाजवादी मॉडल क्या है? एक बंद अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है? ये एक खुली अर्थव्यवस्था है, खुली ओपन इकोनॉमी है। ये एक बंद अर्थव्यवस्था है, क्लोज्ड इकोनॉमी है, और ये इसमें हर चीज राज्य के द्वारा नियंत्रित होती है। सारी संपत्ति सभी की संपत्तियां होती हैं, सबकी होती हैं, ठीक है। तो ये एक सार्वजनिक अर्थव्यवस्था, मतलब देखिए रोड है सबकी है, स्कूल है सबके हैं, प्राइवेट स्कूल नहीं होंगे, केवल सरकारी। इसमें क्या है? इसमें ज्यादातर चीजें प्राइवेट होती हैं, स्कूल, हॉस्पिटल्स, यहां पे सब कुछ प्राइवेट, यहां पे सब कुछ सरकारी, सब कुछ राज्य करेगा, राज्य स्कूल बनाएगा, राज्य ही सब कुछ करेगा, प्राइवेट का कॉन्सेप्ट नहीं होता। यदि हम आइडियलिस्टिक तौर पे देखें, ठीक है। इसमें क्या होता है, जब हमारा नंबर आया, या हमारे अलावा भी बहुत सारे देश ऐसे हैं, तो हमने दोनों को चुन लिया। हमने कहा भैया हम निजी भी रखेंगे और हम सरकारी भी रखेंगे, सार्वजनिक भी रखेंगे, हम सार्वजनिक भी रखेंगे। जब हमने दोनों को चुन लिया कि भैया प्राइवेट के लिए हमने क्या करेंगे, निजी के लिए हम विनियामक संस्थाओं को बना देंगे। विनियामक संस्थाएं, आप देखिए बीएसएनएल है तो जियो भी है ना। बीएसएनएल सरकार चलाती है, जियो मुकेश अंबानी जी चलाते हैं, ठीक है। एयरटेल जो है मित्तल साहब चलाते हैं। तो आप समझिए रेगुलेटरी बॉडी बना दी गई, ट्राई बना दिया, भाई ट्राई करेगी, है ना। सरकारी बैंक भी है और प्राइवेट बैंक भी है, आईसीआईसीआई बैंक भी है, एचडीएफसी है। रेगुलेटरी बॉडी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बैठा दिया गया, है ना। तो सरकार भी करेगी और प्राइवेट भी करेगा, दोनों मिलकर के चलते हैं। निजी के लिए विनियामक संस्था और सार्वजनिक में सरकार स्वयं नियंत्रण करती है। जैसे अभी रेलवे है, अभी रेलवे आप देख रहे हैं धीरे धीरे सरकार इसको क्या कर रही है, विनिवेश कर रही है। विनिवेश वगैरह मैं किसी एक दूसरे कॉन्सेप्ट में बताऊंगा। तो हमारी अर्थव्यवस्था कैसी है? मिक्स्ड इकोनॉमी है। भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है, यानी ऐसी प्रणाली जिसमें निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र सह अस्तित्व में रहें। समाजवादी अर्थव्यवस्था में आर्थिक शक्तियों का केंद्रीकरण सरकार के हाथ में होता है, संसाधनों पर राज्य का स्वामित्व होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में बाजार की शक्तियों द्वारा नियंत्रित किया जाता है, सरकार सिर्फ विनियामक भूमिका में होती है। लेकिन जहां पर जो है आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है, वहां पे सरकार प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के मॉडल पे काम करती है। स्पष्ट है सभी को? एक बार बताएं, कोई दिक्कत हो तो एक बार मुझे बताएं। सबको स्पष्ट है क्या? मिश्रित अर्थव्यवस्था, बाकी चक्कर में मत पड़िए, बहुत सिंपल सा बता रहा हूं। मिश्रित आर्थिक प्रणाली क्या है? प्राइवेट पब्लिक दोनों उद्देश्य। प्राइवेट देखो यहां पे जो निजी है ना, इसका भी उद्देश्य होता है कि सामाजिक तौर पे काम करना, है ना। यहां पे भी सीएसआर है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बना दी गई है, उद्देश्य सामाजिक है। देखो इंदिरा गांधी के द्वारा ये जो है स्पष्ट भी किया गया था और भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया था। तो मिश्रित आर्थिक प्रणाली निजी संपत्ति की रक्षा करती है, पूंजीवाद के उपयोग को आर्थिक स्वतंत्रता की अनुमति देती है, लेकिन सरकारों को सामाजिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आर्थिक गतिविधियों में हस्तक्षेप करने की भी अनुमति देती है।
पूंजीवाद में कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा, पूरी तरीके से ये आपका हस्तक्षेप के सिद्धांत पे काम करेगा। समाजवादी में हस्तक्षेप किया जाएगा, लेकिन मिश्रित में हस्तक्षेप नहीं भी होगा, और जब समाजवादी उद्देश्यों की बात में आएगी तो वहां पे हस्तक्षेप किया भी जाएगा। ठीक है, तो ये आपका जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था था। अर्थव्यवस्था का ये टॉपिक आपका हो गया। देखो मैं एक एक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट लेकर के आ रहा हूं ताकि अर्थव्यवस्था की एक समझ आपकी विकसित हो जाए। मैं धीरे 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 अर्थव्यवस्था में आपको पारंगत कर दूंगा। बस अब आप लोग मेरे साथ बने रहिए। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट, छोटी छोटी चीजें। बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, चलिए तो हमने अर्थव्यवस्था के अंतर्गत एक बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट पढ़ा, मिश्रित अर्थव्यवस्था। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये हमने पढ़ा था आपका, जो अभी हमने साइंस में जीव विज्ञान के अंतर्गत देखा, अंगूरों की खेती, विटीकल्चर। ठीक है, होलीकल्चर, हेलीकल्चर हमने देखा, जो आपके जो है ये घेंगा संवर्धन है। जैतून की खेती जो है आपका ये ओलीकल्चर है, जैतून की खेती को लेकर। ये आपके सीपों को लेकर के, जो सीपों का व्यापार होता है, इसको हम ओस्ट्रीकल्चर कहते हैं। याद कर लीजिए, भूलने लायक है ओस्ट्रीकल्चर, इसको मत भूलिएगा, ओस्ट्रीकल्चर। ठीक है, और बर्मी कल्चर आपका केचुओं की जो है खेती है। आपका केचुओं का मतलब पालन करते हैं। एग्रोनॉमी आपको मैंने बताया फसलों का संवर्धन है। ठीक है, फसलों की खेती। और ये आपका पोमोलॉजी, आपका फलों की खेती। सतत विकास लक्ष्य आज 17 के 17 याद करा दिए। जिंदगी में आप याद नहीं कर पाते, अब आप इसको 2-3 बार रिवाइज कर लेना। सतत विकास लक्ष्य पूरे याद करा लिए। ठीक है, सतत विकास वगैरह के बारे में मैंने पहले आपको बता दिया था। ठीक है, ये आपके मैंने बता दिए कि कौन सा अयस्क में कौन सा, जैसे तांबा में राजस्थान नंबर 1 है, फिर झारखंड है, फिर मध्य प्रदेश है ना। ये आपका प्राकृतिक गैस में असम नंबर 1 है, फिर आंध्र प्रदेश और राजस्थान है ना। ये आपका कच्चा तेल में आपका नंबर 1 कौन सा है, आपका जो है भंडारण में नंबर 1 आपका असम है, फिर गुजरात है, फिर राजस्थान है। ठीक है, इसके बाद जो है हमारा चांदी की बात करें तो चांदी में नंबर 1 राजस्थान है, फिर झारखंड है, फिर आंध्र प्रदेश है। ठीक है, फिर इसके बाद ये भंडारण में आपका सोना है, सोना नंबर 1 कर्नाटक में है, फिर राजस्थान है ना। इसके बाद ये आपका बॉक्साइट अयस्क है, बॉक्साइट में नंबर 1 में उड़ीसा है, एल्युमिनियम वगैरह आपका ये भंडारण में। ठीक है, फिर ये लोहे में मैंने हेमेटाइट और मैग्नेटाइट दो अलग अलग करके बताए। हेमेटाइट में उड़ीसा है, मैग्नेटाइट में कर्नाटक है। ठीक है, ये दोनों अयस्क है। और कोयला में मैंने आपको बताया है झारखंड नंबर 1 है भंडारण में, उड़ीसा। भंडारण देखा है हमने आज। ठीक है, उत्पादन अलग देखेंगे। झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, ये हमारा डिस्कस हो गया। ये सारे अयस्क हो गए प्रमुख। ये भारतीय संविधान के भाग 15 तक आपने याद कर लिया आज। ठीक है, और इसके बाद जो है आपने आंग्ल कर्नाटिक वार, या फिर हम कह सकते हैं एंग्लो फ्रेंच वार भी आपने पढ़ लिया। तो ये आप सभी को इसको अब रिवाइज करना है, अपना याद करना है। बिना रिवीजन के देखो कुछ नहीं हो पाएगा। 1 बार 2 बार रिवाइज करोगे, आपको जो फैक्ट याद करने में सालों लग सकते थे वो 1 से 2 बार में याद हो जाएंगे। वैसे मेरी पूरी कोशिश होती है कि क्लास में ही चीजें आपकी याद हो जाएं। ठीक है, तो इनको याद करिए सभी के साथ। ये है